नमस्ते प्रिय छात्र, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? आगे की वीडियो विषय हिंदी कक्षा 6 इकाई तीसरी समझदार नन्ही। हमने 3 भाग में कहानी पढ़ ली, समझ ली, अभ्यास की चर्चा कर ली, स्वाध्याय की चर्चा कर ली, बराबर है ना। अब हम भाषा सज्जता पर पहुँचे हैं, तो आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए और पृष्ठ नंबर 21 निकाल लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे भाषा सज्जता में। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक चित्र दिया गया है। एक चाचा है, वो एक लड़के से बात कर रहे हैं। रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठे हो? खेलोगे नहीं? रामू, नहीं, मेरा खेलने में नहीं लगता है, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा होकर कलाकार बनना चाहता हूँ। चाचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना? रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। चाचा, क्यों क्यों? रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था, उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। चाचा, अच्छा, तो यह बात है। रामू, चाचा जी, आप चित्रकार कैसे बने? तो बच्चों, आपने ये पूरा वार्तालाप देखा, बराबर से समझना। इस वार्तालाप में आपने देखा कि जो डार्क कलर के शब्द है, डार्क में लिखे गए हैं, बराबर है, उसके नीचे अंडरलाइन की गई, जैसे कि मैं, तुम, वह, मैंने, आप, उस प्रकार। तो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तुम, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, बराबर। चाचा जी उन्होंने तथा चाचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चों, आपको याद होगा कि संज्ञा किसे कहा जाता है, तो मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ कि किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जगह का नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, बराबर, तो सचिन तेंदुलकर यहाँ संज्ञा है, बराबर। तो उसके मैं 2 वाक्य आपको बताती हूँ, आपको पता चल जाएगा कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है, उसने 2020 में सदी बनाई थी। तो मैंने सचिन तेंदुलकर के स्थान पर दूसरे वाक्य में क्या शब्द उपयोग किया? उसने। तो यहाँ सचिन तेंदुलकर संज्ञा है और सचिन तेंदुलकर के स्थान पर मैंने दूसरे वाक्य में उसने शब्द लिया, तो उसने है वह सर्वनाम है। अर्थात आपको पता चल गया होगी कि संज्ञा के स्थान पर, अर्थात नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहा जाता है, बराबर। अब आपको पता चल गया होगा। पढ़िए और समझिए। आप कहाँ जा रहे हैं? दाल में कुछ पड़ा है। तीसरा, चलो हम स्कूल चले। चौथा, मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ। पांचवा, आओ हम नदी पहाड़ खेलेंगे। छठवा, उसे तो बस हंसना आता है। सातवां, तुमने मेरी कविताएं अच्छी लगी। आठवां, वह अपने आप खड़ा होने लगा है, बराबर। तो उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द सर्वनाम है। आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उसे, वह। इन वाक्यों में इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। इसी प्रकार सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द कितने हैं? आपको ये शब्द बच्चों बराबर याद रखने हैं। आपको जब आप आगे की कक्षा में जाएंगे तब भी आपको ये बहुत उपयोग में आएंगे। तो ये शब्द मैं सारे पढ़ती हूँ, आप बराबर ध्यान से सुनिएगा। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, आपसे, आपको, तुम्हें, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरे, तुझे, वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, उनसे, उसकी, उसका, उससे, उनकी, उनके, यह, ये, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए,
कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे, जैसा, वैसा, स्वयं, आप, खुद, स्वतः। ये सारे शब्द है बच्चों वो सर्वनाम के रूप में उपयोग में आते हैं। अब इतना जानिए बच्चों, कुछ संयुक्ताक्षर होते हैं। संयुक्ताक्षर माने दो शब्दों को मिश्र करके जो शब्द बनाए जाते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जिनका विश्लेषण हम कभी कभार गलत करते हैं। जैसे सिद्ध, तो इसमें द और ध जुड़े हुए हैं, फिर भी हम दूहरा ध समझते हैं कि यहाँ दो ध दिए हुए हैं। ऐसा नहीं है, इसमें एक द है सिद्ध में और एक द है, बराबर। ऐसी गलती दूर करने शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन हेतु यहाँ कुछ ऐसे संयुक्ताक्षर दिए गए हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, बराबर। उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द अपनी किताब में से ढूंढ कर लिखिए। जैसे यहाँ दिया गया है क्ष, तो क हलंत, जो नीचे थोड़ी सी लाइन दी गई ना उसे हम हलंत बोलेंगे। क हलंत प्लस श तो क्ष, कक्षा, क्षमा। ज हलंत और ज तो ज्ञ बनता है, ज्ञान, विज्ञान। क हलंत प्लस र तो क्र बनता है, क्रम और क्रिया। द हलंत और व बनता है तो द्व बनता है, तो विद्वान और द्वार। द हलंत और द बनता है द द्व बनता है, तद्दन, राजगद्दी। फिर ह हलंत और य तो यह बनता है, बाह्य और सह्य। उसी प्रकार क वत्ता र वत्ता म तो कर्म। श हलंत वत्ता च तो च, आश्चर्य, पश्चात। श हलंत प्लस र तो बराबर श्र बनता है, श्रवण और श्रेष्ठ। त हलंत प्लस र तो त्र बनता है, त्रस्त, त्रिभुज। ट हलंत प्लस र तो ट्र बनता है, राष्ट्र और ट्रक। द हलंत और द तो द बनता है, बुद्ध, प्रसिद्ध। द हलंत प्लस म तो म बनता है, म तो पद्म, छद्म। फिर ह हलंत और रु तो यह बनता है, तो हृदय और अपह्यत। क वत्ता र वत्ता म तो कर्म। उस प्रकार ध वत्ता र वत्ता म तो धर्म। ये अच्छी तरह से आप इसको पठन करना, बराबर है बच्चों। यहाँ पर हमारी भाषा सज्जता और इतना समझिए पूरा होता है। आपको बराबर याद रखना है कि आपको अपनी फेयर बुक में भाषा सज्जता पूरी लिखनी है, बराबर है। वाक्य लिखने हैं, समझने हैं, सर्वनाम किसे कहा जाता है ये भी समझना है, लिखना है। और इतना जानिए कि जो ये शब्द है ये भी आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं। योग्यता विस्तार में है कि पुस्तकालय में जाकर पंचतंत्र या हितोपदेश की अन्य कहानियाँ पढ़िए। तो मैं आपको यहाँ एक कहानी का वीडियो बताती हूँ जो आप अच्छी तरह से देखना, समझना और उसमें से कुछ बोध ग्रहण करना, बराबर है बच्चों। तो हो जाओ तैयार कहानी देखने के लिए और सुनने के लिए। एक समय की बात है, एक पेड़ पर बिल में एक सांप रहता था। वो मेंढक, बतख और पंछियों को खाता था। वो दिन में सोता और रात में शिकार करता था। कुछ दिन बाद वो सांप बड़ा हो गया और उस बिल में ना घुस पाया। तो उसने सोचा कि अब वो अपना ठिकाना बदलेगा। अपने नए घर की तलाश करते हुए उसे एक बरगद के पेड़ पर एक बड़ा सा बिल दिखा। उस पेड़ के नीचे चींटियों की पहाड़ी थी। सांप पेड़ के पास आया और बोला, अब से इस पेड़ पर मैं रहूंगा, तुम सबको इस जगह से तुरंत जाना पड़ेगा।
पेड़ के आसपास रहने वाले सभी जानवर और पंछी बहुत डर गए थे, मगर चींटियों को कुछ फर्क नहीं पड़ा था। वो पहाड़ी उन्होंने बहुत मेहनत से बनाई थी। सभी चींटियां एकजुट होकर आगे बढ़ी और उस सांप को चारों तरफ से घेर लिया और उसे काटने लगी। सांप को बहुत दर्द हुआ और चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। उसके बाद वो वहां कभी वापस नहीं आया। फिर तभी से सारे जानवर और पंछी वहां खुशी से रहने लगे। धन्यवाद बच्चों। एक बार एक पहाड़ की चोटी पर एक विशाल वृक्ष पर सिंधु का नाम का एक विशेष पक्षी रहता था। पक्षी की खासियत यह थी कि जब उसकी बूंद धरती पर गिरती थी तो वे शुद्ध सोने में बदल जाती थी। वह इस पेड़ पर अकेला रहता था और शांति से वहां अपना जीवन व्यतीत कर खुश था। एक दिन एक शिकारी पक्षियों की तलाश में पहाड़ की चोटी पर घूम रहा था। कई घंटों के बाद जब वह किसी पक्षी को पकड़ने में सक्षम नहीं था, तो उसने विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर आराम करने का फैसला किया, जिस पर सिंधु का रहता था। बस जब शिकारी सोने लगा ही था, तो पक्षी ने अचानक पेड़ के ऊपर से अपनी बूंद को गिरा दिया, जो धरती पर गिरते ही सोने में बदल गई। शिकारी के चेहरे के ठीक बगल में सोने का टुकड़ा गिरा और जब उसने देखा तो उसने चिड़िया की ओर देखा। फिर से एक और टुकड़ा गिर गया और इस बार शिकारी ने जमीन पर इसे सोने में बदलते देखा। इस सब ने शिकारी को बहुत हैरान कर दिया था। शिकारी सोचने लगा, मैं कई वर्षों से पक्षियों को पकड़ रहा हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा पक्षी नहीं देखा या यहाँ तक कि ऐसे पक्षी के बारे में सुना भी नहीं जिनकी बूंद सोने में बदल जाती है। यह निश्चित रूप से एक विशेष पक्षी है जिसे मुझे पकड़ना है। दुख की बात ये थी कि जब शिकारी ने ऐसा सोचा तो सिंधुका को उसके बारे में पता नहीं था। वह अपने पेड़ पर आराम कर रहा था और शिकारी योजना बना रहा था। शिकारी ने पेड़ पर एक जाल बहुत सावधानी से बिछा दिया जब पक्षी ध्यान नहीं दे रहा था और अंत में जाल में फंस गया। जब पक्षी जाल में फंस गया तो शिकारी ने उसे एक पिंजरे में डाल दिया और घर की ओर जाने लगा। उसी समय सिंधुका ने सोचा कि जाल पर ध्यान ना देने के लिए मैं कितना लापरवाह था और इसी कारण से बेचारा पकड़ा गया। अपने घर जाते वक्त शिकारी ने सोचा, अगर मैं इस पक्षी को रखूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा और सभी को संदेह होगा कि कुछ तो गड़बड़ है। किसी दिन किसी को पक्षी की सच्चाई पता चलेगी और फिर वे राजा को पक्षी के बारे में बताएंगे। फिर मुझे इसे राजा को देना होगा। लेकिन अगर मैं पक्षी को सीधे ही राजा के सामने पेश करता हूँ तो वह मुझे इस पक्षी के बदले कुछ कीमती चीज देंगे। यह मेरे लिए बेहतर काम करेगा। मैं अपना शेष जीवन राजा की दी गई वस्तु के सहारे जी सकता हूँ। योजना के अनुसार मैं सीधे राजा के महल में गया और राजा को सारी बात बताई। उसने राजा को पक्षी दिखाया और राजा एक ऐसे विशेष पक्षी को देखकर बहुत खुश हुआ जिसकी बूंद सोने में बदल जाती है। उसने अपने नौकर को बुलाया, इस पक्षी की उचित देखभाल करो, उसे एक शानदार पिंजरे में रखो और उसे भरपूर भोजन और पानी दो। सुनिश्चित करें कि वह दूर नहीं हो। वह महल का शाही पक्षी होगा और अपनी बूंदों से मुझे कई दौलत देगा। अचानक राजा के मंत्रियों में से एक राजा के पास पहुंचा। राजा जी, एक पक्षी की बूंदें सोने में कैसे बदल सकती हैं? ये तो असंभव है। आप इस राह चलते शिकारी पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे कोई ज्ञान नहीं है? मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पिंजरे को खोलें
और पक्षी को दूर जाने दें और इस शिकारी को ऐसी झूठी जानकारी देने के लिए दंडित करें। राजा ने अपने विश्वसनीय और बुद्धिमान मंत्री के शब्दों पर विचार किया और यह सच था। हाँ, कोई पक्षी सोने की बूंदें कैसे दे सकता है? मैंने इसे अपने आंखों से भी नहीं देखा। यह शिकारी शायद बदले में पैसा चाहता है। राजा ने पहरेदारों को शिकारी को गिरफ्तार करने और पक्षी को छोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही पक्षी मुक्त हुआ, वह उड़कर पास के एक दरवाजे के शीर्ष पर पहुंच गया और वहां बैठ गया। अचानक उसने अपनी बूंदों को गिराया जो सोने में बदल गईं। राजा और उनके मंत्रियों सहित सभी ने यह देखा और चौंक गए। राजा को पता था कि उसने एक गलती की है और तुरंत अपने पहरेदारों को पक्षी को पकड़ने का आदेश दिया, मगर बहुत देर हो चुकी थी। सिंधुका आकाश में उड़ गया और उसने खुद को फिर से लापरवाह नहीं होने का वादा किया। उसने दूसरे पहाड़ पर एक नए स्थान के लिए उड़ान भरी, जहां कोई भी उसे फिर से पकड़ ना पाए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे कुछ कितना भी असंभव लगे, हमें उसकी पूरी तरह जांच करनी चाहिए। धन्यवाद। तो बच्चों, कैसी लगी आपको दोनों कहानी? मज़ा आया ना देखने में? इसी प्रकार कई सारी कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश की है। आपकी जब स्कूल खुलेगी तब आप लाइब्रेरी में जाकर ये पढ़ना। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आप अपना अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सज्जता इतना जानिए, ये सब है वो अपनी फेयर बुक में लिख लीजिएगा। अब आगे की वीडियो में हम इस इकाई की कसौटी देखेंगे। तो तब तक के लिए घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।